ऑडियो और वीडियो चालू हो गया? हाँ। गुड इवनिंग बेटा। नमस्ते बेटा, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप लोग? फाइन, वी आर फाइन सर। चलो बढ़िया, शुड बी फाइन। गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आई एम फाइन, कल से बहुत बेहतर हूँ। अच्छा, अपनी 45 पे चालू होती क्लास, बच्चे 5 मिनट लेट तक आते हैं। ओके, तब तक लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन दिया था कि मैंने? Had I given any question in the last class? एसआरजी के लिए कुछ पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके बेटा, एसआरजी के लिए आप है ना, एक्चुअल में कुछ अलग तरीके से तैयारी नहीं करेंगे। आपको अपना लेक्चर कंटेंट थॉरो रखना है, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स। और जैसे आप नॉर्मल टेस्ट के लिए जो क्वेश्चंस आपसे पहले नहीं बने थे, 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस, उनको रीअटेम्प्ट करते हैं। हाँ, ये सब होने के बाद यदि एक सोर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा हायर लेवल का सोर्स, जिसमें क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा है, तो आप डीसी पांडे आईआईटी वाली या आईआईटी का मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या जी मेंस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो लगा सकते हैं, बस इतना। और वो नहीं है सोर्स तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रो पढ़ते पढ़ते सर घूम गया आज तो। पेपर का लेवल जो अभी तक आया है नॉर्मली उससे थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है। जेई के मॉड्यूल का पीडीएफ देखो, देखता हूँ, होगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। ग्रुप पे नहीं, जो लोग डिमांड करेंगे। टाइम कम है और कोर्स बहुत ज्यादा। देखो यही मैं कह रहा हूँ, यदि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब जब आप पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, नॉर्मली आप क्लास अटेंड करके घर पे पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई का तरीका चेंज करना है, ताकि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स रिवाइज कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, आपको आगे के लिए फॉलो करना है, ठीक है। टेंशन बहुत हो रहा है, स्कूल भी अटेंड करना है। मैं आपको फिर गाइड करता हूँ। आप ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो। सबसे पहले आपको है ना, सबसे पहले अपना लेक्चर कंटेंट बहुत थॉरो रखना है। इसमें जो क्वेश्चंस हमने कराए वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से थ्योरी स्ट्रांग होती है। सेकंड जो है, मॉड्यूल और रेस के जो क्वेश्चंस, मॉड्यूल रेस एंड क्वेश्चन पेपर्स, जो पेपर्स हैं, इनके जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे वो आपको अटेम्प्ट करना है। और फिर तीसरा काम, यदि अभी समय बचता है, ये करने के बाद समय बचता है, तो आप जेईई मेन के लेवल का एक सोर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे क्रिटिकल ये दोनों है। और जैसे मुझे बच्चे अब रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो बहुत चेंज आ रहा है, वी आर मोर सेटल्ड, पढ़ाई बहुत इफेक्टिवली हो पा रही है, तो अदर्स कैन ऑल्सो ट्राई। ध्यान फिर कह रहा हूँ आध्यात्मिक पर्पस के लिए नहीं है, हमको संन्यास नहीं लेना है, हमको मन की ताकत हासिल करना है, ताकि है ना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ब्रीज के अगेंस्ट भी अपन स्टडीली आगे बढ़ पाए। कितना भी तेज तूफान क्यों ना हो, कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, हमारा मन शांत है और हम काम कर रहे हैं, ये ताकत आएगी, ठीक है। लेक्चर कंटेंट, दिस इज लेक्चर कंटेंट, मॉड्यूल, रेस एंड पेपर। चलो चालू करते हैं, टाइम हो गया। कॉइल्ड स्प्रिंग या सिंपली स्प्रिंग। स्प्रिंग में यदि अपन करंट पास करते हैं, स्प्रिंग में करंट पास करते हैं, तो स्प्रिंग का बिहेवियर कैसे चेंज होता है ये समझना है, ठीक है, समझना है। तो पहला है, ये हो सकता है गलत भी हो। पहला, यदि डायरेक्ट करंट अपन पास करते हैं, डायरेक्ट करंट मतलब जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो रहता है उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। आधी साइकिल के लिए क्लॉकवाइज चलेगा तो आप बची हुई आधी साइकिल के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्ट करंट यानी जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है।
तो यदि डीसी करंट क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एक स्प्रिंग के थ्रू डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका कारण समझे। हम जानते हैं कि दो पैरेलल वायर्स में करंट यदि सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे मान लीजिए दो लूप्स हैं, दो क्लोज लूप्स हैं और आसपास ऐसे रखे हुए हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दोनों में करंट सेम सेंस में, सेम डायरेक्शन, दोनों में करंट ऐसे जा रहा है। तो ये दोनों ब्रांचेस में करंट सेम डायरेक्शन में, तो इन ब्रांचेस के बीच में कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों लूप्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये कॉइल स्प्रिंग है, इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स में यदि करंट सेम सेंस में है, सब में करंट सेम सेंस में है, तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये दोनों लूप्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ऐसी स्प्रिंग में ये जो लूप्स हैं ये क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो इनमें करंट यदि सेम डायरेक्शन में, सब में करंट एक जैसा चल रहा है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो स्प्रिंग हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि एसी करंट है तो ये स्प्रिंग ऑसिलेट करता है, इसका कारण समझना है। इसका कारण, जैसे यहां पर एसी करंट का मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, वो आधी साइकिल के लिए क्लॉकवाइज रहेगा, तो बची हुई आधी साइकिल के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आधे टाइम के लिए पॉजिटिव किसी एक सेंस में फ्लो होगा, तो बचे हुए आधे टाइम के लिए वो उसके अपोजिट सेंस में चलेगा। तो अब ऐसा होगा कि जो कॉन्जिक्यूटिव कॉइल्स हैं, इनमें आधी साइकिल के लिए करंट इधर जाएगा, तो बची हुई आधी साइकिल के लिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में, और बीच में वो जीरो भी होगा। तो ऐसा होगा कि जब ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सब में इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सभी कॉइल्स में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो सब में अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब करंट किसी एक डायरेक्शन में तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तब भी सब में रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। सब में करंट फिर ऐसे आएगा, या तो करंट ऐसे जाएगा या सब में करंट इधर आएगा, तो दोनों साइकिल्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। कुछ लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि आधी साइकिल के लिए जब करंट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फिर वो कहते हैं कि बची हुई आधी साइकिल के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा। नहीं, गलत। इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो सभी टर्न्स में अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो फिर से करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों में सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, जहां करंट जीरो हो जाएगा वहां स्प्रिंग रिलैक्स हो जाएगा, तो बीच बीच में ये रिलैक्स भी होते चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, लेकिन एक्सपांड नहीं होगा, तो स्प्रिंग इज गोइंग टू ऑसिलेट। दिस इज ओके, नॉट एग्जैक्टली एसएचएम, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो, ठीक है, फटाफट नोट कर लो बेटा ये दोनों पॉइंट्स। एसी करंट में इधर ऐसा नहीं कि इधर अट्रैक्शन तो इधर रिपल्शन, दोनों हाफ्स में अट्रैक्शन, लेकिन बीच बीच में वो रिलैक्स हो गया क्योंकि करंट ही जीरो हो गया। करंट जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा। डीसी और एसी में डिफरेंस ये है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, है ना। जैसे मान लीजिए ये जो सर्किट है, इसमें आपने एक सेल लगा दिया, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो हमेशा करंट इसी सेंस में चलेगा 5 एम्पियर का, तो एक कांस्टेंट करंट, वैल्यू भले से वेरिएबल हो लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, इधर इधर ही चलेगा हमेशा, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। और एसी करंट वो आधी साइकिल के लिए क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो पढ़ेंगे ना, एसी अपने सिलेबस में है ना, आएगा। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ए के माने, और यहां डी के माने डायरेक्ट करंट, यानी जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आए आपके स्कूल के लिए डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ये मॉड्यूल के पेज नंबर 31 पे गिवन है, तो मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट अलाउ करूंगा, आपको समझना है बेटा, नहीं तो मेमोराइज करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो उसका थोड़ा फील्ड डेवलप कर लेते हैं, डेफिनेशन का थोड़ा फील्ड डेवलप करते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, तो लॉन्ग और पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर रखा अपन ने। डिस्टेंस कितना रखा?
1 मीटर और दोनों में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब यदि हमको इन दोनों के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, दोनों में 1 एम्पियर का करंट है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फॉर्मूला कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी। और जब वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁷। यदि 1 मीटर के डिस्टेंस पे दो वायर्स को रखा है और दोनों में 1 एम्पियर का करंट है, तो ये 1 एम्पियर का करंट कितना फोर्स कॉज करेगा? 2 इंटू 10⁻⁷। बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। यही क्राइटेरिया एम्पियर को डिफाइन करने का। ये वो करंट है जिसके कारण फोर्स कितना हो जाता है? 2 इंटू 10⁻⁷। वो सेम करंट है दो वायर्स में जिनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, जो कि इतना फोर्स प्रोड्यूस करता है। It is that equal current in two parallel long wires at distance of 1 meter, which produces or causes magnetic force of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर between them। ठीक है, तो ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, नोट कर लिया ये। यस, वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट, नथिंग एल्स। और मॉड्यूल के पेज नंबर 31 पे ये लिखा हुआ है, यदि आप वहां से नोट करना चाहते हैं तो यूर फ्री टू नोट, पेज 31। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहले इसको समझा देता हूं फिर आप नोट करो। जैसे अपन किसी एक फिक्स लेंथ के वायर को यूज करके लूप्स तैयार कर रहे हैं, ये लेंथ है और अपन इससे एक लूप तैयार कर सकते हैं। हम चाहें तो इसी लेंथ को यूज करके n टर्न्स तैयार कर सकते हैं। तो यदि अपन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे तो रेडियस भी चेंज होगा, है ना। लेंथ फिक्स रखी है, तो यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे तो रेडियस चेंज होगा। मान लीजिए सेम करंट है, करंट सेम रहता है, तो यदि ऐसा चेंज करेंगे तो भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और हमने पढ़ा है जब ये लेंथ कांस्टेंट है तो फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का भी कुछ किस्सा है, थोड़ा सा अलग है एनालिसिस क्योंकि क्वांटिटी अलग है। यदि अपन यहाँ सेम लेंथ यूज करके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर यदि अपन सेम लेंथ के साथ नंबर ऑफ टर्न्स n रखते हैं तो रिजल्ट जो अपने को नोट करना है, इसके पहले स्लाइड जो है उसमें है मैग्नेटिक मोमेंट कम्स आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेम लेंथ। ये रिजल्ट है, सेम लेंथ से आप n टर्न्स बनाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स यदि चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसका डेरिवेशन पहले सुनो ध्यान से, इसका डेरिवेशन यहाँ मैंने लिखा हुआ पिछली बार इसमें, और रिजल्ट भी ये नोट करो। तो ये रिजल्ट मैंने समझाया, इफ लेंथ ऑफ वायर इज सेम यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। if length of wire is same, this is very critical सिर्फ इस केस में, then magnetic moment is inversely proportional to number of turns। ठीक है, उसका एक सिंपल सा डेरिवेशन है, ध्यान से सुनो। मान लीजिए जो वायर है उसकी लेंथ L है, ठीक है, और इस वायर के करंट आपको मालूम है। मान लो आप n टर्न्स वाला लूप तैयार करते हैं, तो उसका रेडियस कैसे निकालेंगे? पहले रेडियस, ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम में आने वाला है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि टोटल लेंथ L है और n टर्न्स तैयार किए हैं तो एक टर्न की लेंथ बताओ कितनी आई? एक टर्न की लेंथ आई 2 पाई r, तो n टर्न्स की लेंथ निकालेंगे तो n इंटू 2 पाई r विच इज L, वायर की लेंथ। ठीक है, तो एक टर्न की लेंथ को n से मल्टीप्लाई किया तो n टर्न्स की टोटल लेंथ आ गई विच इज गिवन एज L। तो यहाँ से रेडियस आ गया L डिवाइडेड बाय 2 पाई n, L डिवाइडेड बाय 2 पाई n। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है n टर्न्स के लिए n इंटू आई इंटू ए है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो n एज इट इज, i दे रखा है फिक्स, वही करंट है। और एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लिखते हैं बेटा
एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहाँ एक n डिनोमिनेटर में बचा रह जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट और n के बीच में रिलेशन आ गया, m और n का इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने लिख दिया सेम लेंथ के लिए, सेम लेंथ ऑफ वायर के लिए। लेकिन कई बार ऐसा करते हैं कि भाई अपन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जा रहे हैं बिना रेडियस चेंज किए, और वायर लपेट रहा है और लंबा वायर यूज कर रहे हैं, तो भाई सेम रेडियस यूज करके आप और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं। तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहां जो फॉर्मूला यूज करेंगे m इज इक्वल टू एन आई ए। भाई आप रेडियस यानी एरिया चेंज नहीं कर रहे ना, और वायर यूज करेंगे तो रेडियस सेम रख के तो एरिया चेंज नहीं होगा, करंट वही की वही है। तो यहां पर इस केस में जहां एरिया या रेडियस चेंज नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट n के प्रोपोर्शनल है। जहां अपन लेंथ सेम रख रहे हैं, उसी वायर को बार बार यूज कर रहे हैं अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों का कंपैरिजन। और अब यदि यहां पर सेम लेंथ के लिए आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने टर्न्स रखोगे मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए n की क्या वैल्यू सिलेक्ट करोगे, तो आप कहोगे यू शुड कीप ओनली 1 टर्न। ठीक है, फटाफट। आई पे इफेक्ट आएगा नहीं, करंट वही कांस्टेंट रखना है बेटा, करंट कांस्टेंट रखना है, ध्यान रखना जब तक मेंशन नहीं करंट सेम लेना। प्लीज नोट इट, फटाफट आगे बढ़े। नोटेड। जब रेडियस फिक्स रखा है तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस सेम रखिए और वायर यूज कर रहे हैं तब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हेडिंग डालो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। लिखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। लिख लो ये फटाफट, पूरा नोट कर लो। इसको समझा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए nth ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। तो हमें मालूम है भाई रोटेटिंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इज q डिवाइडेड बाय 2m टाइम्स द एंगुलर मोमेंटम। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो q की जगह यहाँ तो हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता हुआ दिया है क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम तो डेफिनेटली बाहर की तरफ आएगा, वो तो ओमेगा डिसाइड करती है। ओमेगा जिस सेंस में है उसी सेंस से अपन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो m वेक्टर और l वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एंगुलर मोमेंटम इधर आएगा लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट अंदर आएगा। लेकिन सिर्फ वैल्यू चाहिए तो वहां विदाउट साइन चार्ज रखेंगे, है ना, हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए। तो Q की जगह ये आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक मास, और L। अब L हमको मालूम है, एंगुलर मोमेंटम जो है nth ऑर्बिट में nh/2π, सबको मालूम है। बस इस L की जगह ये रख दिया, इस L की जगह ये रख दिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया जिसमें n आएगा, क्योंकि L जो है वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, L n के ऊपर डिपेंड करेगा तो m भी n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये रिलेशन आ गया, m is n times EH/4πm, m is mass of electron। तो ध्यान से देखें, nth ऑर्बिट में निकालना है तो ये रिलेशन आ रहा है। तो बताओ मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, किस ऑर्बिट में आएगा। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये ऑर्बिट नंबर है बेटा। तो n इज इक्वल टू 1 में m1 इज द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, m1 इज स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। ऑर्बिटल, ध्यान रखना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम वैल्यू है EH/4πm, और इसको नाम दिया गया है बोर्स मैग्नेटॉन, है ना। हाइड्रोजन एटम में जब वो घूमता है किसी ऑर्बिट में तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से मिल रहा है, और अपने को मिनिमम निकालना है तो n इज इक्वल टू 1 के लिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और इसको घोटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल घोटने की जरूरत नहीं है। इसको ऑन द स्पॉट कैसे निकालेंगे आप समझो, और इसके लिए सिंबल यूज होता है म्यू।
तो ये म्यू ऑन द स्पॉट कैसे निकालेंगे? आप देखो, मैग्नेटिक मोमेंट इज Q by 2m, Q by 2m into L, L is NH by 2 pi, और n की वैल्यू 1 रख देंगे तो मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा, जिसके लिए सिंबल यूज होता है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला। तो ये वैल्यू डायरेक्टली आप ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं, डोंट नीड टू मेमोराइज, नॉट एट ऑल। और फिर nth ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो n टाइम्स म्यू, n टाइम्स म्यू। तो ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ म्यू, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ म्यू। 1.5 म्यू नहीं हो सकता है, 1.7 म्यू नहीं हो सकता है, 10 म्यू हो सकता है, 20 म्यू हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज क्वांटाइज्ड, ये डिस्क्रीट क्वांटिटी है। जो क्वांटाइज होती है वो डिस्क्रीट भी होती है, जो क्वांटिटी क्वांटाइज होती है वो डिस्क्रीट भी होती है। ठीक है, नोट कर लो बेटा, नोट कर ही लिया आपने, स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, ले लिया है ना स्क्रीनशॉट? आगे चाहे आगे नहीं, चलो ये आप ऑन द स्पॉट डिराइव करेंगे, डोंट नीड टू मेमोराइज। अब आगे ये सुने, स्क्रीनशॉट अलाउड है इसका। एनसीईआरटी में काफी बड़ा पार्ट इसके लिए डिवोटेड है, पूरा एक पेज है शायद इसके लिए, एक या 1/3 ऑफ पेज है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये स्क्रीनशॉट लें और समझें, मैं बोलते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, apart from orbital magnetic moment, electrons and protons have one more type of magnetic moment, which is called spin magnetic moment. तो ये पहली लाइन समझेंगे। इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट उसके ऑर्बिटल मोशन के कारण है। क्यों होता है? वो चल रहा है लूप में, तो दिस मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट, मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट एंड विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट। एक लूप बन गया, करंट लूप बन गया, करंट लूप बन गया तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है I into A। तो ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है प्रोटॉन्स के पास नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन्स ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म थोड़ी करते हैं। रिसर्च के बाद ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के अलावा एक और टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। कौन सा? उसको कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जो जन्मजात होता है, जिसके लिए कोई कारण नहीं है, वो होता है। और वो जो दूसरे टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन नाम उसका बड़ा मिसलीडिंग है, उसके कारण स्पिनिंग नहीं है। ऐसे मत विजुअलाइज करो कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है और उसके कारण ये मैग्नेटिक मोमेंट है, नाम से तो यही लगता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के कारण है कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, जो कि प्रोटॉन्स के पास नहीं होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके पास भी ये रहता है, ये जन्म जाता है, ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट जन्म जाता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास रहता ही है, लेकिन ये स्पिन के कारण नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, नाम गलत पड़ गया। इट इज इंट्रिंसिक, द नेम इज मिसलीडिंग as cause is not spinning, it is intrinsic magnetic moment and its value is very close to orbital magnetic moment। इसकी वैल्यू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के बहुत क्लोज होती है, 1.001 टाइम्स बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, ये याद रखना है, फैक्चुअल डेटा आपके लिए, फैक्चुअल डेटा है ये बस। और फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आयरन और दूसरे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट रिस्पॉन्सिबल है, आयरन और दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए? तो ऑप्शंस आएंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल स्पिन का कॉम्बिनेशन, नन ऑफ दीज। तो याद रखना, इट इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, this is the spin magnetic moment which is responsible for strong ferromagnetic properties of iron and other ferromagnetic materials। फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ, नाम गलत पड़ गया ना श्रुति, इसलिए तो मैं लिखा रहा हूं। फेरोमैग्नेटिक मतलब नहीं मालूम है आपको? हद है भाई, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं मालूम क्या? अभी आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है क्या फेरोमैग्नेटिक? अभी फिर पढ़ेंगे बेटा, यदि नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में थोड़ा सा पार्ट आएगा, डोंट वरी, थोड़ा सा पार्ट आएगा। A group of materials which shows very strong magnetic properties is called ferromagnetic। अपन तीन तरह के मटेरियल्स पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक।
और 1000 तरह के डिस्कवर हो गए, एंटी फेरी मैग्नेटिक, पता नहीं कौन कौन से अपने सिलेबस में मेडिकल एग्जाम के लिए जो काम के हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो मैं बताऊंगा। यदि आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो चिंता मत करो, थोड़ी स्टडी उसकी यहाँ आएगी, ठीक है, डोंट वरी। इट इज इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट्स वैल्यू इज वेरी क्लोज टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और आयरन और दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए यही वाला मैग्नेटिक मोमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं नए टॉपिक पे, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फिर नोट करेंगे। परमानेंट मैग्नेट के लिए समझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो मैग्नेटिज्म है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी हैं। तो आज अपना फोकस है सिमिलैरिटीज पे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसको हटा ही देते हैं, समझाता हूं पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और डायपोल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट चार्ज और डायपोल, और ये आपने पढ़ लिया। ऐसे यहां मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक डायपोल, परमानेंट मैग्नेट। अभी अपना फोकस है परमानेंट मैग्नेट, कि भाई जिसके पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, सबको मालूम है ये परमानेंट मैग्नेट। इसकी फील्ड निकालना है, इसका बिहेवियर एनालाइज करना है, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ जो है उनका फायदा उठाएंगे, और कुछ भी नया याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग जो सिमिलैरिटी है वो यूज करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो रोल चार्जेस प्ले करते हैं, जैसे डायपोल की बात करें तो उसके पास एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल है, और मैग्नेटिज्म में, और इसमें डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अलग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज अलग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट के दोनों पोल्स अलग अलग नहीं हो सकते, कभी अलग अलग नहीं हो सकते। ये अपन फील भी करेंगे क्यों नहीं हो सकते, मैं बताऊंगा, बट ये जानते हैं सब, नहीं जानते तो यहीं से शुरुआत करें। ये दोनों पोल्स हमेशा जुड़े हुए रहेंगे, कभी भी आप एक पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कारण मैं बताऊंगा, उसका फील डेवलप हो जाएगा। बट शुरुआत करते हैं, कहीं से तो शुरुआत करना है। तो मैग्नेटिज्म में सिर्फ डायपोल एग्जिस्ट करता है, डायपोल यानी जिसके पास दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मोनोपोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग ये पोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और कॉम्बिनेशन में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी हमारा फोकस डायपोल पे है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिज्म में सिर्फ डायपोल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी ये है कि जो रोल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्ले करता है, नॉर्थ इज प्लेइंग द सेम रोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल और पॉजिटिव चार्ज दोनों का बिहेवियर सिमिलर है, तो नॉर्थ इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल इज लाइक नेगेटिव चार्ज। और यदि अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये तो आपको याद रखना ही है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में इन पोल्स का रोल क्या है, ये दोनों पोल्स का बिहेवियर चार्ज के बिहेवियर जैसा है। कैसे है, जैसे मान लो सिमिलैरिटी, कोई एक पॉइंट चार्ज दे रखा है, पॉइंट चार्ज दे रखा है, इससे डिस्टेंस आर पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमको मालूम है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, कितनी के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए पोल्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वही रोल यहाँ पे पोल्स प्ले करते हैं। तो जो मैग्नेटिक पोल्स है, दे आर ट्रीटेड लाइक मैग्नेटिक चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो पोल्स हैं ये मैग्नेटिक चार्ज जैसा बिहेव करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां मान लीजिए एक बड़ा सा मैग्नेट है, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन, एक नॉर्थ पोल यहां रखा है, और इस नॉर्थ पोल के कारण अपने को मान लीजिए यहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। थ्योरी में तो अपन मान सकते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसी नॉर्थ पोल के कारण यदि अपने को कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो समझो सिर्फ नॉर्थ पोल के कारण, और आप बोलोगे सर नॉर्थ पोल अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मान लो एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, हमको सिर्फ इसके नॉर्थ पोल की फील्ड निकालना है, मैग्नेट की फील्ड नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नॉर्थ पोल की, इस अकेले नॉर्थ पोल की फील्ड निकालना है। तो नॉर्थ पोल की फील्ड जैसे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड, इसके कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे दूर जाती हुई डायरेक्शन में होगी,
जैसे पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, और वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर सेम, बट क्यू की जगह क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक चार्ज यूज करते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू स्ट्रेंथ जो है उसको कहते हैं मैग्नेटिक चार्ज। जैसे यहाँ चार्ज कूलम में मेजर करते हैं, ये फील्ड डिसाइड करेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक पोल की जो वैल्यू है दैट इज मैग्नेटिक चार्ज। आजकल ये वर्ड यूज नहीं होता है, मैग्नेटिक चार्ज की जगह जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, इसकी ताकत, पोल स्ट्रेंथ, कुछ भी अलग नहीं। दिस इज लाइक चार्ज इन कूलम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉइंट चार्ज है वही मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक चार्ज जैसा उसको फील करो। और इसकी यूनिट रहती है एम्पियर मीटर, वो भी डिराइव करेंगे अपन। इधर इसकी यूनिट रहती है कूलम, ये एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेवियर है ना, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती हुई डायरेक्शन में, ऐसे ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज जैसा बिहेव करता है, इसकी फील्ड इससे दूर जाती हुई डायरेक्शन में। और सेम फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं है। के हमें मालूम है मैग्नेटिज्म में के की जगह आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों में कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अलग अलग है लेकिन सिमिलैरिटी एक्सप्रेशन का बिहेवियर एक जैसा है। और मैग्नेटिक चार्ज को अपन सिंबलाइज करेंगे एम से, ये ध्यान रखना है। मैग्नेटिक चार्ज जो जिसको पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे उसको अपन एम से सिंबलाइज करेंगे, जिसकी यूनिट है एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। है ना, हो सकता है आपको कहीं साउथ पोल दे दे, साउथ पोल अकेला उसकी फील्ड निकालना है, तो विथ साइन लिखेंगे तो इसके चार्ज को लिखेंगे -m, प्लस क्यू माइनस क्यू यूज करते हैं ना, यहाँ पे +m -m यूज करते हैं। इसके कारण, इस साउथ पोल के कारण, मान लीजिए डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो फील्ड इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, इसकी तरफ, और फील्ड की वैल्यू यदि कैलकुलेट करना है तो उसमें साइन यूज नहीं करेंगे, के क्यू विदाउट साइन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और के की जगह म्यू बाय 4 पाई। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आपको जो नोट्स में लिखना है वो ये है कि जो परमानेंट मैग्नेट है दैट इज अ डायपोल, क्योंकि उसका उसके दोनों पोल साथ में जुड़े रहते हैं। तो जो डायपोल है दैट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल डायपोल। ठीक है, और उसमें जो नॉर्थ है दैट इज सिमिलर टू पॉजिटिव चार्ज, साउथ इज सिमिलर टू नेगेटिव चार्ज। और फिर ये लिखें पोल, लिखें क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया, आप सुने ध्यान से। पोल्स आर बेसिकली लाइक मैग्नेटिक चार्जेस, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल चार्जेस है ना, पोल्स आर लाइक मैग्नेटिक चार्जेस, एंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक चार्ज इज स्पेसिफाइड एज पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक चार्ज को अपन कहेंगे पोल स्ट्रेंथ, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। एक ये हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। और फिर यदि आप नोट करना चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो, एक मिनट, ये वाला, ये वाले नहीं, यहां मैं प्लॉट कर देता हूं। मान लीजिए अकेले नॉर्थ पोल की मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक बड़ा सा मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है, उसके लिए सिर्फ नॉर्थ पोल की फील्ड निकालना, फील्ड ऑफ नॉर्थ एट एनी पॉइंट। तो नॉर्थ की जो फील्ड है वो निकालना है, तो इससे दूर जाती हुई डायरेक्शन में फील्ड ऑफ नॉर्थ पोल इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऐसे मान लीजिए साउथ पोल है, ये साउथ है, इसकी फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो इसकी फील्ड इसकी तरफ, सिर्फ साउथ पोल की फील्ड, फील्ड ऑफ साउथ पोल, नेगेटिव चार्ज की फील्ड उसकी तरफ जाएगी, और मान लीजिए डिस्टेंस आर है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और के की जगह क्या आ जाएगा, के इन मैग्नेटिज्म इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रीवियस स्लाइड।
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होता है बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये स्लाइड में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल होता है, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट यानी मैग्नेटिक डायपोल, उसके पास भी 2 पोल्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी किसी डायपोल के लिए है डायपोल मोमेंट, है ना। डायपोल मोमेंट मालूम है तो आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उसके ऊपर टॉर्क पी क्रॉस ई से निकाल सकते हैं, सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में परमानेंट मैग्नेट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक मोमेंट विच प्लेज द रोल ऑफ डायपोल मोमेंट। और जैसे यहाँ पे Q इंटू एल करते हैं ना, Q इंटू एल वेक्टर, नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, ये एल वेक्टर है। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मोमेंट इज M इंटू एल। व्हाट इज M? जैसे यहाँ Q इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो यहाँ मैग्नेटिक चार्ज, पोल स्ट्रेंथ इंटू एल वेक्टर। अब एल वेक्टर किधर से किधर? नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर रहेगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और फिर यदि सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि हमको सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू चाहिए तो चार्ज इनटू एल, दोनों के बीच का डिस्टेंस, चार्ज यानी पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अब ये लेंथ क्या है? ये लेंथ को समझना, लेंथ इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। ये मैग्नेट की लेंथ के बराबर नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैग्नेट। कि ये जो एल है, इसकी डेफिनेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग, कि मान लो एक बार मैग्नेट जो है सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, सेमी सर्कुलर शेप में है, और पोल स्ट्रेंथ आपको दे दी, क्वेश्चन में पोल स्ट्रेंथ दे दिया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो उसको समझो बेटा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, और वैल्यू निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस यूज करेंगे दोनों के बीच का, ये लेंथ यूज नहीं करेंगे। मैग्नेट की लेंथ, यदि ये रेडियस आर दिया है तो मैग्नेटिक की लेंथ कितनी आई? पाई आर। ये लेंथ तो मैग्नेट की पाई आर है, लेकिन यहाँ एल की जगह पाई आर यूज नहीं करेंगे, एल की जगह क्या यूज करेंगे? 2r। एल इज इक्वल टू 2r, डायमीटर के बराबर। इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है 2r के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज दी एल, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने समझाया, फिर आपकी स्क्रीनशॉट में एक साथ सारी चीजें आ जाएगी। ये वाला पॉइंट लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, और m इंटू एल स्ट्रेट के लिए तो जो लेंथ है वही दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है। स्ट्रेट बार मैग्नेट के लिए यदि अपने को मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो यही वाली लेंथ दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और नेक्स्ट पॉइंट है दिस पोल स्ट्रेंथ। लेंथ के बारे में मैंने बता दिया, इट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, इसके लिए पॉइंट। और ये जो पोल स्ट्रेंथ है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ बार मैग्नेट, इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ बार मैग्नेट। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे समझाता हूं। नहीं, m विदाउट साइन यूज करेंगे यहाँ पे बेटा, ठीक है। m विदाउट साइन यूज करेंगे, जैसे यहाँ q विदाउट साइन यूज करते हैं ना बेटा, m विदाउट साइन यूज करेंगे। रोहित, ये टॉर्क वॉर्क क्या कर रहे हो बेटा, अभी आगे आएगा। चलो अब आगे देखते हैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर। कई बार आपको ना मैग्नेट के लिए इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ पूछेंगे, सिर्फ तब ये कॉन्सेप्ट यूज करना, अदरवाइज नो। क्लियरली क्वेश्चन में इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ पूछी है स्ट्रेट बार मैग्नेट के लिए, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ इज 0.9 टाइम्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो उसका कारण क्या है? जैसे ये जो बार मैग्नेट है, मान लीजिए ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो ये जो पोल्स हैं एग्जैक्टली एंड्स पे नहीं रहते, थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। कारण समझेंगे अपन, अभी तो फैक्चुअल डेटा, अरे कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ेगी, आगे अपन देखेंगे। यस, वी कैन आइडेंटिफाई कि ये जो लेंथ है, ये जो पोल से थोड़ा अंदर आ जाते हैं। तो जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो एग्जैक्टली एंड्स पे नहीं रहते हैं, तो इनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जो कि अपन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यूज करते हैं, m इंटू एल। व्हाट इज एल? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। तो वो जो डिस्टेंस है इसकी लेंथ से थोड़ा कम रहता है। कितना कम रहता है? इट इज ओनली 91% ऑफ एल। तो कभी ये पूछा है तो यूज करना, यदि मेंशन नहीं है तो आप
मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यही वाली लेंथ यूज करेंगे। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए यही मानेंगे कि पोल्स एंड्स पे है। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एल यूज करेंगे, लेकिन यदि ये पूछा है, एक्सप्लिसिटली पूछा है कि इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ बताओ, तो एल को, इस लेंथ को 0.91 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लो ये लेंथ 100 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां तो 100 यूज करेंगे, लेकिन यदि इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ क्वेश्चन में पूछिए तो 0.91 टाइम्स 100 तो 91। एक ये पॉइंट समझाया मैंने, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान से सुनो, यदि अपन एम के बारे में समझे, एम इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो कोई बार मैग्नेट मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, किसी भी शेप का हो सकता है। अपन इसको दो तरीके से काट सकते हैं। मान लीजिए अपन ने ऐसा काटा कि दो हाफ सिलेंडर्स ऐसे मिले, एरिया आधा कर दिया, इस तरह से काटा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपने को दे रखा है, इसका ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट है m इंटू एल, कैपिटल एम। इसकी पोल स्ट्रेंथ m मानी है और लेंथ l मानी है। तो यदि अपन इसको ऐसा काट देंगे कि ये एरिया आधा हो गया, तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये जो नया वाला एक पार्ट बना, इसको काटने के बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, इसको 1 बोला, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई, लेकिन लेंथ तो उतनी रखी है आपने। तो यहाँ जो पोल स्ट्रेंथ है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, इसका लेंथ से लेना देना नहीं है, सिर्फ एरिया ऑफ बार मैग्नेट के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से काट के आपने इसको एरिया को आधा कर दिया, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ जो यहाँ m थी तो वो यहाँ m/2 हो गई, लेकिन लेंथ तो अभी भी l ही है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसका आधा हो गया। और मान लो अपन इसको ऐसे काटते हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट करते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, ये एक्सिस है, अपन काटा पीटी करने के लिए इसको एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट करते हैं, और ये वाला पार्ट, एक आधे पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, तो पोल स्ट्रेंथ वही की वही रहेगी जो यहाँ थी, जो ओरिजिनल मैग्नेट में थी ना, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी, लेकिन लेंथ आधी हो गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। इज दिस ओके? हाँ टोटल, यस यस डायपोल में होता है, बिल्कुल हेमांग सही है। किसका प्रूफ चाहिए भाई? सर तो दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन शो करा है, यस यस यस, एरिया वाला रिलेशन आएगा, डेरिवेशन काम का नहीं है, लेकिन आगे वो आर्ग्यूमेंट आने वाला है मैग्नेटिक मटेरियल्स में, आप फील कर पाएंगे, यस सर यहाँ पर एरिया जो है आधा करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, यू विल बी एबल टू फील। मैं भूल भी जाऊं बताना डेरिवेशन तो भी आपको समझ आ रहा है, हाँ ये कारण है उसका, बट अभी नहीं, अभी तो वहां तक पहुंचे ही नहीं, नहीं इसका डेरिवेशन नहीं देंगे आपको, कोई काम का नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर फैक्चुअल डेटा है आपके लिए, ठीक है। अननेसेसरी डेरिवेशंस यहाँ नहीं कवर करेंगे अपन। तो ये क्लियर है यहां तक, y या n? स्लाइड पे अटके हैं अभी। लास्ट स्टेप, अरे बाबा, यहां पर यदि अपन इसको ऐसा काट देंगे तो एरिया तो चेंज नहीं किया इस पार्ट का, आधा पार्ट जो बना, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी जो ओरिजिनल मैग्नेट की थी, वही यूज करेंगे, लेकिन लेंथ आपने आधी कर दी, तो मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ के कारण आधा हुआ है। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट फिर इस पार्ट का आधा हो गया है, किसके कारण आधा हुआ? पोल स्ट्रेंथ के कारण, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन, नोट करो, हेडिंग डाल दो, एम कैलकुलेशन फॉर परमानेंट मैग्नेट, एम कैलकुलेशन फॉर परमानेंट मैग्नेट। अजीत बेटा आप बोला ना, आप सुनते ही नहीं हो बिल्कुल, इसको मैं कहूंगा मूर्खता। अभी मैंने बोला ना, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन में अपन एल ही यूज करेंगे, 0.91 एल नहीं यूज करेंगे बेटा। यदि अपने को पूछा है एक्सप्लिसिटली कि भाई बताओ मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, तब अपन वो यूज करेंगे। ये गलत बात है अजीत, सुन नहीं रहे हो आप ध्यान से, ठीक है। सुनिए, एक बार मैग्नेट है, क्वेश्चन में दिया एक बार मैग्नेट है जिसका ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है। अब उसको हम बेंड करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और पूछा फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट इफ इट इज बेंट
फ्रॉम मिड पॉइंट एज शोन, ऐसे मिड पॉइंट से बेंड किया है। अब पेन रख के चार्ट बंद करके सुनेंगे, ठीक है, कैसे भी उसको रीशेप कर सकते हैं, अपने को कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो सिंपल जो स्टेप्स हैं वो समझो। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जो ओरिजिनल बार मैग्नेट है उसको एज अ वायर ही ड्रॉ करो, पतला ड्रॉ करो, ठीक है, उसको एकदम स्ट्रेट लाइन वायर जैसे ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी पोल स्ट्रेंथ एम अस्यूम कर लो, कंपलसरी है, और लेंथ एल मान लो, ये जरूरी है बेटा। और लिख लो कि ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू एल है, ये कंपलसरी फर्स्ट स्टेप है। और आपको कॉमन सेंस लगेगा, ये तो बोले सर ये तो बहुत इजी है, अज्यूम करने से काम बहुत इजी हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल मैग्नेट है उसके लिए पोल स्ट्रेंथ एम मानी है और लेंथ, टोटल लेंथ एल मान ली है। तो हमको मालूम है कहीं भी एम इंटू एल आया तो उसको कैपिटल एम से रिप्लेस करेंगे, स्मॉल एम इंटू एल आया तो उसको कैपिटल एम से रिप्लेस करेंगे। सुनिए ध्यान से, यदि अपन उसको मिड पॉइंट से बेंड करेंगे तो हमने एरिया तो चेंज नहीं किया, तो पोल स्ट्रेंथ तो वही की वही रहेगी, तो पोल स्ट्रेंथ वही की वही। लेकिन हमने अब बताओ क्या चेंज कर दिया, यहाँ दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने मैग्नेटिक मोमेंट में जो लेंथ आती वो चेंज कर दी। तो लेंथ यहां पर कैसे निकालेंगे भाई, अरे पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों लेंथ हमको मालूम है, दिस इज एल बाई टू, एल बाई टू, तो ये लेंथ रूट टू एल बाई टू, ये लेंथ होगी एल बाई रूट टू। हर जगह ये एल निकालना आपको। अब ये नया डिस्टेंस पास पास आ गए ना, दोनों पोल्स थोड़े पास पास आ गए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब नया मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, तो पोल स्ट्रेंथ वही की वही, और एल की जगह दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, एल बाई रूट टू। और बताओ इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, आप बताओ भाई, ये जो ऊपर एम इंटू एल इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, दिस इज कैपिटल एम बाई रूट टू। इज दिस क्लियर, ठीक है, ये नोट कर लो। अब बहुत सारे केसेस हैं इसमें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ये वाला केस, बहुत सारे केसेस है। पहला शेप दिया, मिड पॉइंट से बेंड कर रहे हैं, क्लियरली मेंशन्ड, ये मिड पॉइंट से बेंड किया, अब एंगल थीटा पे। तो सुनिए बेटा ध्यान से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिड पॉइंट से बेंड कर दिया, और हम ये पहले लिख लेंगे जो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट है, ओरिजिनल वो एम इंटू एल है, एल टोटल लेंथ। अब कितना हो जाएगा, तो हमने एरिया तो चेंज नहीं किया भाई, तो पोल स्ट्रेंथ वही की वही रहेगी, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ वही की वही रहेगी। ये है नया डिस्टेंस दोनों के बीच का। और ये कैसे लिखेंगे, हमने पढ़ लिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए दो इक्वल साइड्स और इनके बीच का एंगल मालूम है, तो ये जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ 2a साइन ऑफ हाफ एंगल, और एक ही जगह क्या आ जाएगा, एल बाई टू, एक ही जगह क्या आ जाएगा, एल बाई टू, 2a साइन थीटा बाई टू। तो अब नया मैग्नेटिक मोमेंट इज m into this distance which is l sin theta by 2. What is this m into l, ये तो हमने पहले लिख लिया, कैपिटल M sin theta by 2। और पिछले वाला क्वेश्चन जो था ना वो भी इस फॉर्मूले से हो जाएगा। आई रिकमेंड इफ यू कैन रिमेंबर दिस मच बेटर। मिड पॉइंट पे बेंड कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि आप डिराइव तो कर सकते हो, मैं सिखा भी रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ सकते या मैं नहीं समझा सकता या बहुत टफ है, नहीं। जो जिन बच्चों के साथ हम कॉम्पीट कर रहे हैं ना, वो ये फॉर्मूला डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर करके यूज करेंगे, और हम यदि ये स्टेप्स परफॉर्म करते हैं तो वी आर लूजिंग टाइम। जैसे पिछले वाला केस, यहाँ पर ये 90 डिग्री था, यहाँ पे कितना आया था, m बाई रूट टू, देखो यहाँ डायरेक्टली आ रहा है, ये एंगल दोनों पार्ट्स के बीच में कितना है, 90, बस रख दो m साइन 90 बाई टू यानी 45, तो m बाई रूट टू आ गया आंसर। इफ यू कैन रिमेंबर दिस मच बेटर, ठीक है। तो ये आप नोट करो, सेकंड केस जल्दी जल्दी बेटा। नोटेड नोटेड नोटेड, लो कशिश आपके लिए, हर बार आप है ना रिपीट करवा रहे हो बेटा, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। स्पिन का
प्रीवियस स्लाइड दिखा दी है। अब नहीं, स्पिन का क्या बेटा, जल्दी बोलो, स्पिन का स्क्रीनशॉट। थर्टी वन नहीं, पेज नंबर नहीं मालूम बेटा, उसका मैं बता दूंगा आपको, एनसीईआरटी का पेज नंबर बता दूंगा, उस पर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। नेक्स्ट है कि इसी को सेमी सर्कुलर शेप में बेंड किया है। नेक्स्ट उसी परमानेंट मैग्नेट को ऐसे बेंड किया है और अपने को अब मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो समझो बेटा, यहां पर हमें मालूम है कि भाई ये ड्रॉ कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस अब निकालना है, और ये डिस्टेंस हमको मालूम भी है कितना है, 2r। ये डिस्टेंस कितना है, 2r। तो अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो लिखना है m न्यू, इस पोल स्ट्रेंथ वही की वही पुराने वाले मैग्नेट की इंटू 2r। अब r कैसे निकालेंगे, अरे बहुत इजी है। यहां पर ये जो लेंथ है वो अपन एल मानी थी, जो स्ट्रेट बार मैग्नेट उसकी लेंथ एल मानी थी, वही लेंथ अभी भी है। तो ये लेंथ यहां पर कितनी है, पाई आर। पाई आर इज इक्वल टू एल। पाई आर इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो आर की जगह लिख दो एल बाय पाई, और एम इंटू एल को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एम से। सो इजी। ठीक है, ये आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट कर लो फटाफट। अब इसमें जनरल केस, जहां उन्होंने इसको सर्कल की आर्क के फॉर्म में बेंड किया है, लेकिन सेंटर पे एंगल थीटा दिया है। सेंटर पे एंगल कितना दिया है, बीटा। बीटा नहीं, थीटा। अब सुनो ध्यान से, समझो बेटा, यहां पर अपने को सिर्फ लेंथ निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट में पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई है, पोल स्ट्रेंथ इज सेम। तो हमको मालूम है ये वाला डिस्टेंस पता करना है। ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है, नया मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज m इनटू दिस लेंथ। ये लेंथ ध्यान से देखो, यदि ये रेडियस r माना है तो ये भी r, और ये एंगल थीटा। तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बताओ ये थर्ड साइड की लेंथ कितनी आएगी, बहुत बार यूज कर लिया है। ये एंगल थीटा, तो दिस लेंथ वुड बी 2r साइन ऑफ हाफ एंगल। यहां लिख देते हैं ये डिस्टेंस, दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और r नहीं मालूम, तो r कैसे निकालेंगे। हमको मालूम है किसी भी सर्कल की आर्क के लिए लेंथ ऑफ आर्क इज एंगल एट सेंटर इनटू रेडियस। थीटा आर और एल के बीच में रिलेशन है, सबको याद होगा ही होगा। बस यहाँ पे प्रिकॉशन की एंगल रेडियन में होना चाहिए, तब ये रिलेशन काम करेगा। 60 डिग्री यदि दे रखा है तो पाई बाई 3 यूज करेंगे, 60 यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से बताओ आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू इज एल बाई थीटा। यहां से आर की वैल्यू आ गई तो 2m, ये 2m, आर की जगह एल बाई थीटा और साइन थीटा बाई 2। इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे बताइए आप। एम न्यू इज 2, ये कैपिटल एम आ गया, और साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा। इफ यू कैन रिमेंबर दिस यू कैन सेव टाइम, डिराइव तो कर ही सकते हो। ठीक है, but I recommend you remember this, very very important। और वो 90 डिग्री वाला केस, अभी सेमी सर्कल वाला केस यहीं से हो जाएगा। सेमी सर्कल वाला केस यदि एनालाइज करना है तो देखो ध्यान से, फॉर सेमी सर्कल 2m साइन ऑफ 90 या साइन 90, सॉरी एंगल आएगा 180, तो 180 बाई 2 90 यानी 1 थीटा। सेमी सर्कल के लिए एंगल कितना हो जाएगा, सेंटर पे 180, पूरे सर्कल के लिए 360, आधे सर्कल के लिए 180, और थीटा की जगह आप पाई लिखना बेटा, 180 मत लिखना,
ये आंसर आ गया 2m/π। आएगा ना बेटा, 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स आप याद रखो, इसको चाहो तो ऐसे ही चलने दो। ये दोनों रिजल्ट्स आप याद रखो, मिड पॉइंट पे बेंड किया है तो ये रिजल्ट, और आर्क में कन्वर्ट किया तो रिजल्ट। थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, आगे बढ़े। अब मान लो ऐसे बेंड किया, मिड पॉइंट पे बेंड नहीं किया, कहीं और बेंड कर दिया। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, और आपको फॉर्मूला देने की जरूरत भी नहीं है, आप सब कर लेंगे। बस उसी मैग्नेट को ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे बेंड किया है, और आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो अब मुझे मालूम आप कर ही लेंगे, 100% सभी लोग कर लेंगे। बस करना क्या है भाई, ये लेंथ निकालना है, पोल स्ट्रेंथ तो वही की वही है, और ये लेंथ कैसे निकालेंगे, कौन सी गैरस थ्योरम, कौन सी गैरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। √L/3 का स्क्वायर प्लस 2L/3 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है √5/3 टाइम्स L, वो तो आप निकाल लोगे। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज m इनटू, ये नया डिस्टेंस कितना है दोनों पोल्स के बीच में, √5/3 L, और इसको रिप्लेस कर दिया कैपिटल M से। अरे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें आप अटक जाओगे, आप बना ही लोगे, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बनेगा। ये चैलेंज क्वेश्चन है। उस मैग्नेट को इस तरह से शेप किया आपने, इस तरह से शेप किया है, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है, और इधर भी क्वार्टर ऑफ सर्कल, इसमें ये स्ट्रेट पार्ट रखा है और इधर क्वार्टर ऑफ सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अमन कौन सा डायरेक्शन ये आपको बताना पड़ेगा, आप मेरे को अलग से पूछ लेना ना, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। नहीं नहीं नूतन, गलत है बेटा। ठीक है, यहां तक स्ट्रेट पार्ट, ये ब्लू वाला है, ये जो मैग्नेट है वो ब्लू शेप में है, ब्लू कलर में। ठीक है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आंसर आएगा, यहां मिलना चाहिए आपको आंसर। ठीक है, ये आंसर मिलना चाहिए, ट्राई दिस एट योर होम, होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो ये अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आगे के केसेस के लिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड से मान लीजिए इस तरह से आपको एक सिस्टम ऑफ सिमेट्रिक वेक्टर्स दे रखा है, 3 वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, और तीनों एक क्लोज लूप बना रहे हैं, इसको भी चेंज करते हैं। तो यहाँ क्लोज लूप बन रहा है, तो बताओ इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आएगा। ठीक है, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आएगा यहां पर। मतलब बहुत ध्यान से सुने, 2 केसेस में डिफरेंस बता रहा हूं, इसके अलावा 2 केसेस और बता रहा हूं, ये तो हमको मालूम है, यहां पर भी ये रिजल्टेंट कितना आएगा 0। तो पहला केस, यदि आपको ऐसा कहा है कि 4 वेक्टर्स एक स्क्वायर की 4 साइड्स के अलोंग लग रहे हैं, दे आर एक्टिंग अलोंग 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो रिजल्टेंट 0। लेकिन यदि वो क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके देते हैं, आपको बताते हैं कि 4 वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इन साइक्लिक ऑर्डर, सेम सेंस में, but their magnitudes are v,
2v 3v 4v। अभी रिजल्टेंट 0 आएगा क्या? v वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर आपको आपको देख के लगेगा कि यार ये तो क्लोज लूप बन रहा है। तो जहां पर वेक्टर्स इस तरह से क्लोज लूप बनाते हैं ना, वहां रिजल्टेंट 0 आता है, लेकिन यहाँ क्लोज लूप नहीं बन रहा है। वो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो 4 वेक्टर्स हैं, दे आर एक्टिंग अलोंग 4 साइड्स, उनका डायरेक्शन 4 साइड से मिलेगा। दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड एज 4 साइड्स। वो 4 साइड से रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, 4 साइड्स वेक्टर्स रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, उनका डायरेक्शन जो है चारों साइड्स के अलोंग है। एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे तो पहला वाला वेक्टर इधर, दूसरा वाला इतना बड़ा 2v, तीसरा वाला 3v इधर, और चौथा वाला 4v इधर। तो डायरेक्शन जो है वो ये 4 साइड्स के अलोंग है। तो ये 4 जो वेक्टर्स हैं, ये जो यहाँ 4 साइड्स हैं, ये चारों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि पहला वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है, तीसरा वाला इस डायरेक्शन में। तो बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, और बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अरे बहुत इजी है। तो एक प्रिकॉशन ये रखना कि क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है v 2v 3v 4v आर एक्टिंग अलोंग 4 sides of a square as shown in figure. Find resultant। तो जल्दीबाजी में 0 मत लिख दीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे भाई? इन दोनों को 3v और v, इन दोनों का रिजल्टेंट 2v आ गया ना। 3v और v का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2v। 4v और 2v का नीचे की तरफ 2v। तो फाइनल रिजल्टेंट 45 डिग्रीज पे √2 2v। एक ही प्रिकॉशन रखना, ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए वो कहते हैं, एक प्रिकॉशन तो ये रखना। दूसरा, कई बार वो ऐसा देंगे, अब बताओ रिजल्टेंट 0 आएगा क्या? विल द रिजल्टेंट भी 0? साइक्लिक ऑर्डर में क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो रिजल्टेंट विल नॉट बी 0। कितना आएगा? 2v आएगा। समझो, इस ये केस में 2v आएगा, इस केस में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, तो बताता हूं। इन दोनों का रिजल्टेंट, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट v आएगा, पहले समझना। इन दोनों का रिजल्टेंट वो हटा दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट v आएगा। कैसे? एक आर्ग्यूमेंट सुनो, थोड़ा टफ लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। यहां पर हमें मालूम है इस केस में v v v का रिजल्टेंट 0 है। पहली स्टेप, कोई डाउट नहीं? यस सर, समझ में आ गया। इसका मतलब ये कि जो तीसरा वाला वेक्टर है, ये तीसरा वाला वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट को कैंसिल कर रहा है। बिल्कुल, ये जो वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट को कैंसिल करेगा, तभी तो तीनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। तो ये वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट है। ये वाला वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए। तभी तो ये इसको कैंसिल करेगा, तभी तो ये इसको कैंसिल करेगा। इज इज ओके? ट्रायंगल लॉ से भी आ जाएगा। बिल्कुल अजीत, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो बस डायरेक्टली करते बनना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सब इसको ऑब्जर्वेशन से कर देंगे। यहाँ पे यदि इस तरह का डायग्राम है, किस तरह का, कि भाई ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट 0 तो नहीं आएगा, पक्की बात। तो कितना आएगा हमको मालूम है। इन दोनों का रिजल्टेंट, पहले इन दोनों को सिंगल से रिप्लेस करते, तो इन दोनों का रिजल्टेंट v आ गया। तो अब फाइनल कितना आ गया? 2v इस डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये क्लियर है? वाई एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, सब बोल रहे क्लियर है। तो ये केस आप चाहो तो नोट कर लो कि यहां पर इस केस में यदि ऐसा है v, इधर रिजल्टेंट इज 2v लाइक दिस इज रिजल्टेंट इज 2v। ठीक है, हटा दें इसको, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं बेटा। बहुत ध्यान से देखो, सुनो, समझो, फिर ये केसेस आप नोट कर लेना। जैसे यहाँ पे 3 बार मैग्नेट्स इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में दे रखे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में m m m, तो यहाँ रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिजल्टेंट कितना आएगा? 0।
इधर कितना आ जाएगा इनका रिजल्टेंट, अभी मैंने बता दिया, बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, घोटना नहीं है, फील होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इधर कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों का आ जाएगा एम और ये भी एम, तो यहाँ रिजल्टेंट होगा एम, रिजल्टेंट इज 2m। और यहां पर इधर रिजल्टेंट बताओ, इस केस में रिजल्टेंट बताओ, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इधर रिजल्टेंट 0 आएगा, नहीं साइक्लिक ऑर्डर नहीं है ना बेटा, साइक्लिक ऑर्डर होता तो कह देते 0। अभी हम निकालेंगे, पहले इन दोनों को सिंगल से रिप्लेस करते हैं, m और m, ये कितना आ गया 2m, फिर m और m दोनों नीचे की तरफ, तो ये भी 2m, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग यानी 45 डिग्रीज पे, और कितना √2 2m। बहुत इजी है, बहुत इजी केसेस हैं, एक बार रिव्यू हो गया कॉन्सेप्ट 11 का, प्लीज नोट इट फटाफट। अब डाइपोल, देखो पोल की फील्ड निकालना है तो KQ/R², है ना, मैग्नेटिक पोल की फील्ड निकालना है तो जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज की फील्ड निकालते हैं वैसे ही निकाल सकते हैं KQ/R² से। सौम्या जल्दी बेटा, ध्यान से देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m×l, और l को जनरली अपन 2l फॉर्म में लिखते हैं, ये सेंटर से दोनों तरफ पोल्स का डिस्टेंस l और l, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है m×2l लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे भी ऐसा ही करते हैं, P=Q×2l। अब सुनो ध्यान से, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ही लेना, एक बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, बार मैग्नेट, ध्यान से सुनो बेटा, सारी चीजें रिकॉल कर पाओगे, सारी चीजें याद आ जाएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा पूरा एज इट इज यूज होने वाला उसका एक पार्ट, डाइपोल वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो हमेशा नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आ गया, ठीक है, और ये इसका एक्सिस हो गया, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्सिस पे किसी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो हमको डाइपोल के लिए मालूम है, डाइपोल के लिए मान लो यहाँ इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता तो इस पॉइंट पे फील्ड लिखते 2KP/R, R² - L² का स्क्वायर बड़े डाइपोल के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है एक्सिस पे, तो ये रिलेशन सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप सब याद आ जाएगा, ये रिलेशन है किसी डाइपोल के लिए किसी एक्सियल पॉइंट पे जो सेंटर से डिस्टेंस r पे है, फील्ड निकालना है, तो ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें करना क्या है, b की जगह e लिखेंगे, k की जगह k, लेकिन यहाँ μ0/4π, इधर 1/4πε0 आएगा, तो इधर μ0/4π आएगा, और डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट, बाकी सब एज इट इज, देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर, डायरेक्शन भी मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग रहेगा, पूरे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगा, और ये एक्सप्रेशन। और यदि छोटा मैग्नेट है जिसकी लेंथ बहुत कम है तो एल को निग्लेक्ट कर देंगे, छोटा मैग्नेट यानी एल निग्लिजिबल है, तो ये रिलेशन मिलेगा 2kp/r³, याद है 2kp/r³, डेरिवेशन भी सेम है बेटा, इसलिए कोई मतलब ही नहीं करने का, कोई मतलब नहीं, काहे को अपना टाइम खराब करें। तो ये एक्सियल पोजीशन पे, और यदि इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे तो जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है, डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, एग्जैक्टली इसके एंटी पैरेलल, और उसकी वैल्यू यदि सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है तो बड़े डाइपोल के लिए -KP/R²+L² है, शायद याद हो, तो P की जगह M और E की जगह B, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, और डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट, बाकी सब एज इट इज। और छोटा डायपोल यानी छोटा मैग्नेट यानी जिसकी लेंथ जो है R के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, उसके लिए इस रिलेशन से रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, -KP/R³, -KP/R³। श्रुति गड़बड़ कर रहे हो बेटा, जल्दी जल्दी देना अपने को, यूनिडायरेक्शनल एक्सिस, बिल्कुल अक्षत, मजा आ गया, बढ़िया बढ़िया, एंजॉय, प्लीज नोट दिस, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूं।
लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसा चलता आइडेंटिकली चल रहा है अभी, जो डिफरेंस से बताता हूं मैं। अब छोटा मैग्नेट है, ये उसको वापस मैं लिख देता हूं। एक छोटा मैग्नेट है, उसके लिए किसी जनरल पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो बेटा समझ लो, छोटा मैग्नेट, और जिस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है, यहां फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये जो एंगल है, ये एंगल आपको दे दिया है थीटा, मैग्नेटिक मोमेंट के साथ। या डायपोल के लिए पहले लिखता हूं, ये डायपोल, छोटा सा डायपोल, और ये डिस्टेंस आर पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पॉइंट पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका आर के साथ एंगल अल्फा, ये फॉर्मूला हमको मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय के पी बाय आर क्यूब ऑफ रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस चेंज क्या करना है भाई, इसकी जगह आ जाएगा बी, मैग्नेटिक फील्ड इज के μ0/4 m, मैग्नेटिक मोमेंट आर क्यूब, बाकी सब एज इट इज। और 10 अल्फा, 10 θ/2। और यदि अपने को मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल चाहिए, फील्ड और मैग्नेटिक, ये इसको हटा देता है, इसकी जगह एम ही लिख देते हैं। एम और ई, बी के बीच में एंगल लिखना है, देखो ध्यान से। तो यहां पर एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं, एम इस डायरेक्शन में, एम के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ये वाला एंगल कितना है भाई, थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में अल्फा प्लस थीटा, थीटा प्लस अल्फा इज, देखो अल्फा इज tan इनवर्स tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। नहीं, यहां से लिख सकते हैं ना, अल्फा इज, यहां से क्या रिलेशन लिख सकते हैं, अल्फा इज, एंगल अल्फा इज tan इनवर्स tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो अल्फा की जगह रख दिया, जैसा वहां था एग्जैक्टली वैसे रिलेशन मिला, देयर इज नथिंग न्यू। हाँ, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं, जनरल पॉइंट। छोटा मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट, जैसे स्मॉल डायपोल के लिए किसी जनरल पॉइंट पर फील्ड एट जनरल पॉइंट, फील्ड एट जनरल पॉइंट। अभी जो आप श्रुति एक आध स्लाइड बोलोगे, दिखा दूंगा बेटा, सारी स्लाइड्स बहुत मुश्किल है दिखाना, आप स्पेसिफाई कर देना आखिरी में, ठीक है। उज्जवल, इसमें रिपीट करने का क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले यदि याद नहीं तो आज रिवाइज करना, घर जाके, घर पे ही हो, रिवाइज कर लेना, सब याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है क्या ध्यान रखना है आपको, अब आपको कल के लिए टारगेट दे रहा हूं। डायपोल के लिए मैंने पहले भी बोला था, डायपोल के लिए आप टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, सारी चीजें रिवाइज करके आएंगे कल की क्लास के पहले, ठीक है। जरूरी है इसका पूरा कंटेंट रिवाइज करना। और एक मिनट, एक दो केसेस और बाकी हैं, वो दे देता हूँ, फिर अपन लेक्चर खत्म करते हैं। बता दिया मैंने। अच्छा, एक टर्म रह गया, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये बताना भूल गया था, गायरो मैग्नेटिक रेशियो।
एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है, एनसीईआरटी में ये वाला टर्म दे रखा है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर एनी ऑर्बिटिंग चार्ज, कोई भी चार्ज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए, अभी बताऊंगा ये, कल इसको बताता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। जो आपको अब कल के लिए रिवीजन करके आना है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो डाइपोल के लिए आपने पढ़ा है टॉर्क बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड P क्रॉस E, तो यहां पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगा, टॉर्क P क्रॉस E, और पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस P डॉट E, और जो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम इज एट थीटा इज इक्वल टू 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 180, और यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो एसएचएम, ये जो आपको रिवाइज करना है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, ये सारा कंटेंट आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है। तो कल का लेक्चर आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, थोड़ा सा उसमें अलग कंटेंट भी ऐड करना है, शुरू के 15 मिनट में सब कवर हो जाएगा, लेकिन वो 15 मिनट में इफेक्टिवली कवर कब होगा, जब आप ये सारी चीजें रिवाइज करके आएंगे। और यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स भी लग सकता है और टॉर्क भी लग सकता है, और दोनों जीरो भी हो सकते हैं, ये सब पढ़ के आना। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर है, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट का बिहेवियर है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अच्छा, 2 मिनट 3 मिनट बाकी, अब आप स्लाइड बता दो कौन सी देखना चाहते हो। एस ई स्टेबल इक्विलिब्रियम में बेटा, ओके, फर्स्ट स्लाइड, हाँ यस यू कैन लीव, यू कैन लीव बेटा। अब स्लाइड बता दो, एक तो फर्स्ट स्लाइड की डिमांड आई है। टेक केयर, गुड नाइट बेटा। फर्स्ट स्लाइड, इन कैलकुलेशन और परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और इन कैलकुलेशन, यस अमोक, ठीक है। अच्छा, अब इन कैलकुलेशन बताता हूं। दिखा रहे बेटा, इन कैलकुलेशन आ गया। हाँ बेटा, अब क्लास है ना 4:40 से चालू कर देंगे, आज फिर अनाउंस करना भूल गया था। विल स्टार्ट द क्लास एट 4:40। स्पिन वाली ना, स्पिन वाली। गायरो मैग्नेटिक कल होगा बेटा, चलो बंद कर दीजिए, बाय बेटा, चलो टेक केयर।